ज्ञान भारती। हमारे बालंगणित। बस्ते से निकलते इस ज्ञान को क्या शिक्षा की परिभाषा कहा जा सकता है? शिक्षा जिसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने का कार्य आरंभ हो जाता है स्कूल से। स्कूल जहां शिक्षक हैं, बस्ता है, पाठ्य पुस्तकें हैं, परीक्षा है और इन सब के केंद्र में बच्चा है। क्या बस्ते में बढ़ते इस ज्ञान को बच्चा खुशी-खुशी ग्रहण कर रहा है? उसे बस्ता भारी क्यों लग रहा है? बस्ते के भारीपन का संबंध किससे है? क्या उन पाठ्य पुस्तकों से जो उसमें भरी हैं, या उस पाठ्यक्रम से जिसके हिसाब से पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं? स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर आज बहुत से सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि एक तरह से सारी स्कूली शिक्षा जुड़ जाती है जाकर बच्चे के बचपन से। जो बचपना है वो बच्चे का बचपना चला जाता है। बस वो स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, बस उनको यही लगता है होमवर्क करना है, क्लास में ये हुआ था, और फिर ना तो उनके पास खेलने का समय, ना उनके पास सोने का, कुछ भी टाइम नहीं होता उनके पास में, एक्सेप्ट दे आर वरीड फॉर देयर बुक्स कि ये काम करना है स्कूल में। घर जाते हैं, पढ़ते हैं, बैग खोलते हैं, सारा दिन उनका इन किताबों के साथ ही निकल जाता है। कि जो इन्होंने क्या नाम शिक्षा वैज्ञानिकों ने जो ये कोर्स वगैरह बनाया है, ये तो बगैर सोचे समझे इम्प्लीमेंट कर दिया है। बजाय ये कि विद्यार्थी की योग्यता देखने के लिए उन्होंने अपनी योग्यता उसमें दिखाई है। जैसे जैसे किताबों का बोझ बढ़ा वैसे वैसे बैग भरा, और कुछ अपने आप को भी लगा कि पढ़ाई जिस तरह स्पीड से बढ़ रही है तो प्रेशराइज फील किया काफ़ी देर। जो सिलेबस है एक्चुअली मैंने जो देखा है सिलेबस पूरा कवर नहीं होता है। एट दी हैग एंड ऑफ मन एग्जाम आ गया उस टाइम फटाफट टीचर ने करा देते हैं कि बच्चा जो है आज के संदर्भ में, आज की शिक्षा के संदर्भ में बच्चे का बचपना तो खो गया है। किताबों से वो पूरा लद गया है। बच्चे के अंदर जो अपनी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं है। I think we need a continuous review of the textbooks. There's a lot of deadwood in the textbooks which need to be removed. I mean, it is happening. I mean, there are reviews going on. But you see, knowledge is exploding at a very fast rate. And it gets outdated before even a textbook is printed. तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है वो मेरे हिसाब से एक फ्रेमवर्क है जिसको जो डायरेक्शंस देता है कि किसी भी लेवल पे हमें बच्चों के जो पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें हैं उनको उसी फ्रेमवर्क के अंदर रख के हम कैसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। It's pretty mundane. You're studying in school, you're studying at home, and then becomes very what should I say, megalomaniac for like gets maddening. You're just studying all the time. All work and no play makes Jack a dull boy, very dull boy. शिक्षा के प्रति ये असंतोष आखिर कहां है, क्यों है? क्या ये उन बच्चों में है जिनके लिए स्कूल और घर दोनों जगहें बस पढ़ाई ही पढ़ाई है, या बोझ उन्हें भी महसूस होता है जिनके बस्ते में पूरी किताबें भी नहीं हैं? किन बच्चों को ध्यान में रखकर किताबें तैयार की जाती हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है? क्या उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम का? पाठ्यक्रम तो एक माध्यम है जिससे हम जो बच्चों के विकास के लिए जो बातें करना चाहते हैं उसके माध्यम से की जाएं। पाठ्यक्रम में
कई प्रकार के विषय आते हैं, हर एक विषय का एक अपना ही गुण होता है, उससे विशेष जो परिस्थितियां हैं वो बच्चे के सामने लाई जा सकती हैं। और जिन बातों को हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से बच्चे के विकसित होने के लिए आवश्यक हैं, वो पाठ्यक्रम के जो विशेष उसके कंपोनेंट्स हैं, लैंग्वेजेस हों, मैथमेटिक्स हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, और हेल्थ फिज़िकल एजुकेशन हो या आर्ट एजुकेशन हो, इन सब में से कुछ ना कुछ ऐसा एस्पेक्ट होता है जो बच्चे की विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो पाठ्यक्रम एक माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा हम ये उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको विकसित कर सकते हैं, उनकी जो सृजनात्मक वृत्तियां हैं उनको उभार सकते हैं। This period till before the 10th is the only period in your life where you can sit back and enjoy. I mean, if you want to do something cultural, if you want to take up music or any sport, that's the only period in your life you can do any such thing. Because 11th, 12th, you have to study. The studies are important. The rest of the year, I mean, till 8th, 9th, 10th, you can still have, I mean, you have extra time. But I think the way the courses have been increased, I don't think extra time is also, these days children don't have any extra time. You find any children, he's standing at a bus stop in front of, in the morning, he's mugging up those answers for the exams. I think it's wrong, very wrong, because I think our parents who are forcing us to study today, they haven't done anything like that. Their courses were simple, and there is a sudden increase in everything. They're just putting everything on us. ये नहीं मैं मानती कि किताबें बच्चे को नहीं देनी है। स्कूली शिक्षा का, माने स्कूली शिक्षा से मेरा मतलब है स्कूल की शिक्षा में जो एक सिलेबस है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, उतना ज्ञान बच्चे को मिलना चाहिए उसके क्लास के हिसाब से। क्लास जो है वो उसकी आयु के हिसाब से है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक उसी प्रकार से ये है। पर इतनी नहीं कि पहली के बच्चे को 4-4, 5-5, 6-6 विषय पढ़ाए जाएं, जबकि उसको 3 या 4 विषय पढ़ा देना ही काफ़ी होगा। एक बच्चे के लिए हमें क्या चाहिए? एक उसका भाषा चाहिए। जैसे आप दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं हम लोग, तो दिल्ली के बच्चे को एक हिंदी बोली चाहिए। ये तो नहीं कि उसे बंगाली भी चाहिए, ये अंग्रेजी भी चाहिए। अब देखिए उसी बच्चे के पास आपने एक हिंदी भाषा दे दी, एक अंग्रेजी भाषा दे दी और एक हिसाब दे दिया, और ये मस्ट, माने उसके उसमें ये मस्ट हो जाता है। Oh, I think we're being very unfair to our youngsters. I expect you see, as we all see, the children going to school with great big bags on their backs and sitting down at tables and chairs and studying the 3 hours when they're just barely 3 years of age. And I think this is really a crime against our children. Little ones must have a very creative, happy learning situation where they dance, sing, create things with clay or paint. But so many of them are being subjected to these, what I call the 3 R's. अनफॉर्चुनेटली बहुत संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक प्री स्कूल में कोई हम निर्धारित करिकुलम नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रोग्राम हो बहुत चाइल्ड सेंटर्ड हो, इसलिए उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या हुआ है, जो अब परिस्थिति समय ये ऐसी है कि प्री स्कूल एजुकेशन जिस रूप में चलनी चाहिए बिल्कुल नहीं चल रही है। अधिकतर स्कूलों में, ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूलों में, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, इसने प्राथमिक शिक्षा का रूप ले लिया है। तो यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और 2-2.5 साल के बच्चे जो प्री स्कूल में आते हैं उनको लिखाया पढ़ाया जा रहा है, उनको गणित कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल प्री स्कूल एजुकेशन की फ़िलॉसफी के ख़िलाफ़ है। मुझे बड़ी आप कहना नहीं चाहिए, मेरा दुख होता है कि सब लोग सोचते हैं उठाई बुक सुबह आए ए फॉर एप्पल, आधा बच्चा बाहर देख रहा है, और मैं सोचती हूँ कि मेरी किसी क्लास में अगर बच्चा बाहर देख रहा है तो मुझे अपने आप लगने लगता है ये कोई बात ज़रूर मैं ऐसी ठीक नहीं बता रही जो उनको अच्छी नहीं लग रही, ये बाहर क्यों देख रहे हैं। और जहाँ वो खेल वाली बात हुई, सारे मुझे देख रहे हैं, मेरा सेटिस्फेक्शन है, मुझे समझ रहे हैं। और जहाँ बच्चों ने खाना खोला और बस्ता खोले, इसमें मेरे में कोई बात, और दिन भर टीचर्स पढ़ाती हैं, वो सुबह से आए वो भी अच्छे बच्चे के ऐसे, अच्छे बच्चे ऐसे। मैं इतनी बड़ी होकर बिना हिले नहीं रह सकती सारा दिन, तो मैं कैसे उम्मीद करती हूँ बच्चा ऐसे बैठा रहे। धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे पंख फैला
धीरे धीरे पंख फैला, धीरे धीरे पंख फैला। यदि बच्चे को आरंभ से ही पंख फैलाने का अवसर दिया जाए, तभी वो उड़ सकेगा, अपनी कल्पना को विस्तार दे सकेगा, अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकेगा। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर ही बच्चा सीखेगा, ये जरूरी नहीं। पाठ्य पुस्तक तो एक माध्यम है। इन आनंददायी खेलों के लिए, स्वयं कुछ बनाकर संतोष पाने के लिए, अपनी आसपास की दुनिया को देखने समझने के लिए इस उम्र में किताबों की जरूरत कहाँ? जोर से बोलिए, इस पानी में कोई चीजें डालते हैं। मिलजुल कर खेल खेल में वो बहुत कुछ सीख सकता है। ये समय पढ़ना लिखना सीखने की तैयारी का समय है। प्राथमिक स्तर पर भाषा, गणित, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान आदि विषयों की औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय क्या बच्चे की क्षमताओं, उसकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखा गया? Each stage of curriculum is drawn keeping in view the national curriculum framework and of course the national goals. But for the primary stage specifically, we keep the age and the developmental characteristics of children. नली और इसमें बंधे गुब्बारे से पानी निकाल दे, नली को पानी से भरी बाल्टी में। विज्ञान विषय को समझने समझाने के लिए पुस्तक से पढ़ने की नहीं, प्रयोग करके देखने की जरूरत है, जिसके बिना ये विषय बच्चों को बोझिल लगने लगता है। हमारे देश में बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जहां पाठ्यक्रम का बोझ इसलिए भी महसूस किया जाता है क्योंकि वहां शिक्षण सुविधाओं का अभाव है। Yes, to some extent. I mean, the curriculum is not really designed for schools which have all the facilities because particularly in our country, there are very large number of schools which have very minimum facilities. So it is kept, they are kept in view, the teachers in those schools are kept in view while designing the curriculum. So no ambitious claims are made. I mean, we don't expect that all our schools will have the best of facilities and the best of teachers. That is not there. कोर्स आराम में बहन जी आराम से तो पूरा नहीं होता, दिक्कत पड़ती है उसमें, क्योंकि हेड मास्टर की तो महीना में 2 तो मीटिंग होती हैं जी, और भी जैसे किसी दिन धन जमा करना होता है या और भी काम निकल जाते हैं जी, ऐसे भी जाना पड़ता है उसे। तो कोर्स तो पूरी साल में करना तो पड़ा है जी, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत पड़ जाती हैं। एक स्टाफ की कमी हर जगह रहती है जी। अब मेरे यहाँ 145-150 बच्चे हैं जी, लेकिन हम 3 अध्यापक हैं। हाँ, कोर्स तो जितना है जी वो पूरा हो ही जाता है साल भर में लगभग, मैं समझता हूँ। ऑलमोस्ट सारा पाठ्यक्रम हम जनवरी तक ख़त्म कर देते हैं और फरवरी मार्च के अंदर हम रिवीजन चलाते हैं उसको। तो पाठ्यक्रम तो ठीक है स्कूल का, इसमें कोई ज़्यादती नहीं है। जो हमारे पास सिलेबस आया हुआ है वो हमारे हिसाब से ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो करवाया जाता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ती है। बाकी तो पेरेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है करवा देते हैं, जिस वजह से हमारा सिलेबस कवर हो जाता है। होमवर्क वैसे ज़रूरी इसलिए है कि सिलेबस थोड़ा सा कवर उसमें भी हो जाता है। थोड़ा हम इजी काम घर में दे जाते हैं, सारा काम स्कूल में नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं होता कि पूरा कुछ स्कूल में ही हो जाए, इसलिए होमवर्क देना भी ज़रूरी हो जाता है। पर यह है कि बड़ी क्लासेस में सब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, तो सब अपना अपना देना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ख़त्म हो सिलेबस। देखा जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बच्चा कितना डरता है। क्यों ये डर इसलिए है क्योंकि कोर्सेज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, करिकुलम का जिस हिसाब से बढ़ रहा है करिकुलम, उस हिसाब से बच्चा डरता है एग्ज़ाम देने से, स्पेशली जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात आती है। ये ठीक है कि सभी कही गई बातें पाठ्यक्रम से जुड़ी हैं, पर साथ ही जुड़ी हैं कई और चीजों से भी, स्कूली व्यवस्था से।
होमवर्क से, अभिभावकों की आकांक्षाओं से और वर्तमान परीक्षा प्रणाली से। यदि प्राइमरी स्तर पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया सही रूप में नहीं होती तो आगे चलकर माध्यमिक और फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई मुश्किल ही लगती है। शायद पाठ्यक्रम के भारीपन और परीक्षा का भय दोनों का आपसी संबंध है। पूरे देश में शिक्षा सुविधाओं और साधनों में चाहे कितनी भी विविधता हो, बच्चे को परीक्षा तो देनी ही है। ये परीक्षा बच्चे की योग्यता की है या पाठ्यक्रम की, ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है। सच तो ये है, मूल्यांकन बच्चे की योग्यता का हो तो वो परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेगा। इम्तिहान का टाइम में बच्चों के साथ मेरा भी थोड़ा टेंशन हो जाता है, ये ठीक से कर पाएगा कि नहीं, पूरा कवर होगा कि नहीं होगा, टेंशन तो हो जाता है बच्चों के साथ। कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसी प्रकार से बनाया गया है कि हमें बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है कि उनके 3 महीने के बाद में उनके एग्ज़ाम होते हैं, या हमारे स्कूल में जैसे साइकिल टेस्ट हम लेते हैं, तो एक बच्चों के मन में एक डर सा रहता है हर समय कि हमें पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम होंगे, और टीचर्स को भी ये होता है कि हमारे अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इस समय के अंदर हमें सारा ही कोर्स ख़त्म करना है। तो वो आई थिंक डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम से। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि टिल क्लास 5 एग्जामिनेशंस तो होने नहीं चाहिए। हमारे कोई स्कूल्स में हर क्लास के बाद एग्जामिनेशंस होते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी एन एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस अप टिल प्राइमरी लेवल। जो बच्चे ने रोज़ का पढ़ा उसी पे रेगुलरली उसको टेस्ट कर लिया, ना कि उसको कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन फेयर के नीचे कि अब आपका ये एग्ज़ाम है और साल भर के एंड में प्रमोशन शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बेसिस, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डे टू डे परफॉर्मेंस ऑफ अ चाइल्ड। Well, I personally am very much against external examinations. I think we must go forward to continuous evaluation from day-to-day work for the children. And I think the teacher who teaches the child knows the child best. And therefore, that is the teacher who should evaluate the child's work. I think when we go for these external examinations, it's all so impersonal and too large. We're getting swamped by numbers, and I think many children suffer in the process of this external examination. हाँ, परीक्षा व्यवस्था से तो है, क्योंकि इस समय क्या होते हैं, टीचर भी बड़ी टेंस रहती है, पेरेंट्स भी बहुत टेंस रहते हैं। टीचर का यदि कोर्स पूरा ना हुआ हो तो वो सोचती है कि इम्तहान की जो डेट दी गई है उससे पहले इस कोर्स को पूरा करवा लूँ। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ये सहमत नहीं हूँ कि परीक्षा प्रणाली को सामने रख के हम करिकुलम बनाएं। होना तो ये चाहिए और ठीक भी यही है कि करिकुलम जो चाहिए वो बनाया जाए, और उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए, उसको बच्चों तक पहुंचाने के लिए जो हमने ध्येय करिकुलम के सामने रखे थे, पाठ्यक्रम के लिए रखे थे, उन ध्येयों को सामने रख के हम एग्ज़ामिनेशन का, परीक्षा का जो डिज़ाइन है उससे मेल खाएं। अगर हमने वहाँ वहाँ कुछ ऐसे ध्येय रखे हैं कि बच्चों को हमें ये चीज़ें बतानी है, तो पाठ्यक्रम जो शिक्षा है, जो एग्ज़ामिनेशन है, उसमें हमें इस तरह का ही वो होना चाहिए परीक्षा में कि वो ध्येयों की टेस्टिंग हो। पर हो ये रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एग्ज़ामिनेशन का, वो सारी वो चीज़ें टेस्ट नहीं कर पाता है। एक ओर पाठ्यक्रम है, दूसरी ओर परीक्षा। पाठ्यक्रम के बोझ की बात करते समय परीक्षा प्रणाली को अलग नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम में संशोधन की संभावनाएं हैं और उसके साथ ही कक्षा शिक्षण, परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुविधाओं में भी। निश्चय ही संशोधन के समय बच्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज जिन्हें किताबों का बोझ महसूस होने लगा है, उन शिक्षकों का भी जिनके स्कूल के बच्चों के बस्तों में पूरी किताबें भी नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो, बदलाव कहां हो?
तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये स्पष्ट हो कि पाठ्यक्रम में हमें ये चीज़ें ज़रूर डालनी हैं, और जब वो पाठ्यक्रम एक राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता हो जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर अध्यापक वर्ग को उसकी ओरिएंटेशन चाहिए, टीचर ट्रेनिंग चाहिए, वो ज़रूरी हो जाती है करनी। उससे पाठ्यक्रम की इम्प्लीमेंटेशन ज़रा फैसिलिटेट हो जाती है। पर ये कहना कि क्योंकि टीचर तैयार नहीं है तो इसलिए पाठ्यक्रम को ऐसे ढंग से बनाया जाए कि वो टीचर की जो क्षमता अभी उस वक्त तक, उस समय तक नहीं पहुंची है, उससे कम हो, वो पाठ्यक्रम में एक डिस्टॉर्शन पैदा करता है। They do plan the curriculum what they teach, but the higher authorities, they have a say in the matter, so they do the curriculum and they will set the pattern and give it. So if a teacher is given a hold to do that, yes, it may be more useful for the child. Well, I'd certainly cut down the amount of books that these small children have to cope up with, and I'd put in more of sports and play and a practical approach to things. If you're learning about the Carnot set, whatever in physics, you should be shown the mechanism. You should know how it's done. It's very imaginative, our study right now. We have to imagine how this mechanism works, how this machine works. Once you don't see it, you don't grasp it so much. So I'd encourage audio visuals and these, of course, a very practical approach, and cut down the pressure that studies is right now. I mean, reduce it and try and make the courses more career oriented. I mean, you spend 12 years in school, then you spend 3 years graduating, then 2 years professionalizing, and still, are you fit enough? Can you call yourself a well-educated person who is ready to face the world at that stage? You should cut down on books and give it a more practical approach, and give this child to think on their own for a change. And I think it's up to us in the schools actually to plan our curriculum in such a way that even within the restraints of the existing system, to work out a program where we give equal emphasis to academics, to acquisition of skills, the technical side, and also what I call social awareness, community service. I think school must interact with the community. It is absolutely essential. And our children should go out into the slums, into the hospitals, into the blind institutes, and work with the people. And in this way, I think they will develop new dimensions to their personalities. They will be much more responsible citizens of our country. They will be doing something of national service, literacy. And I think that in itself takes off a lot of the pressure of the academic load. तो हम कोई भी कार्यक्रम जो बच्चों का बनाते हैं या प्लान करते हैं, उसमें ऐसा है कि एक संतुलित कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें कि भाषा के लिए विकास के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी हैं, मानसिक विकास के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी हैं, शारीरिक विकास के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी हैं। तो इस तरह का एक बैलेंस्ड प्रोग्राम होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ध्यान में रखी जाती है वो ये है कि जो कुछ भी एक्टिविटीज़ दी जाए या जो भी कार्यक्रम किया जाए वो खेल द्वारा हो। हमने जब अब मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग की बात की है बच्चों तक पहुँचाने की, तो क्या जो पाठ्यक्रम है वो सारी कॉम्पिटेंसीज़ को दर्शाता है? उसमें अपने लैंग्वेज के करिकुलम में, मैथमेटिक्स के करिकुलम में वो सारी कॉम्पिटेंसीज़ हैं अगर बताता है, उसकी जो उपयुक्त एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए वो क्या उसमें हैं? अगर नहीं हैं तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि नया पाठ्यक्रम बनाया जाए जो कि इन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग से अनुकूल हो। कहीं पाठ्यक्रम बोझिल है, कहीं शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता, अभिभावकों की अपेक्षाएं भी कहीं बहुत ज्यादा हैं, कहीं शिक्षा सुविधाओं, साधनों का अभाव है, और जैसा कि पहले भी कहा गया, इन सब के केंद्र में है बच्चा, जिसके बारे में हम आज सोच रहे हैं। हम उसे ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो देश का अच्छा नागरिक बन सके, और उसे शिक्षा इस तरह से देना चाहते हैं
कि किताबें उसे अपनी दोस्त लगें। पढ़ने, लिखने, सीखने, समझने में उसे आनंद आए। उसे आकाश मिले उड़ने के लिए, धीरे धीरे बड़े होने के लिए और धीरे धीरे पंख फैलाने के लिए। पंख फैला, धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे पंख फैला, धीरे धीरे पंख फैला, धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे पंख फैला, धीरे धीरे पंख फैला, धीरे धीरे पंख फैला, हुर्र से उड़